जब हम इसमें प्राइमर्स ऐड कर देते हैं, प्राइमर्स ऐड करने के बाद में क्या होता है, 5 एंड की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनना शुरू होता है। मतलब ये प्राइमर्स इस डीएनए के साथ में बॉन्डिंग करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से क्या बनेगा, इसका डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। मतलब एक डीएनए से दो अलग डीएनए के स्ट्रैंड बन जाएंगे। तो इस तरीके से इसका एम्प्लीफिकेशन बार बार रिपीटेड साइकिल में बनता रहता है। आप सोच भी नहीं सकते, एक डीएनए से 1 बिलियन कॉपी बन जाती है एम्प्लीफिकेशन होके। जैसे सेकेंड स्टेप के बाद में अगर थर्ड स्टेप अपन देखें, कंप्लीट हो गया, वो नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? ये हमारा सेकेंड स्टेप था कि हमने उसमें प्राइमर सेट कर दिए हैं। अब थर्ड स्टेप क्या होगा, एक्सटेंशन और एम्प्लीफिकेशन। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 72 डिग्री सेंटीग्रेड 2 मिनट्स। ठीक है, ये जो प्राइमर्स होते हैं ये इस तरीके से ऐड हो जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से आगे ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस कर लेंगे। ये जो डॉटेड लाइन बता रही हूं, इस तरीके से ये से आगे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाते जाएंगे। ठीक है, इन प्राइमर्स के साथ में यहां पे क्या होता है, डीएनटीपीज। डीएनटीपीज क्या है? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये डीएनटीपीज क्या करता है, डीएनए की जो बैकबोन होती है वो किससे बनी होती है, शुगर और फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये यहां से बॉन्डिंग करने के काम आता है, यूज टू बॉन्ड फॉस्फेट। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस होके कैसा बनेगा,
आप जब भी कलरफुल पेन से डायग्राम्स बनाएं, चाहे एग्जाम हो चाहे अपनी कॉपी, हमेशा ध्यान रखिएगा आप ब्लू यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं, पिंक यूज कर सकते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन कभी भी आप लोग यूज नहीं कर सकते हैं। थ्री एंड 5 एंड से बनना शुरू हुआ था, 3 एंड पे कंप्लीट हो गया। ये 5 एंड, ये 5 एंड, ये इसका 3 एंड, ये इसका 5 एंड, ये इसका 3 एंड बन गया। जो आपने एक डीएनए डीनेचुरल किया था उससे उसके कितने 2 सेगमेंट बन गए हैं, 2 स्ट्रैंड बन गए हैं अलग अलग। ठीक है, ये डीएनए जो आपने पहले लिया था उसको पहले क्या किया, डीनेचुरेशन किया उसका, उसको सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ दिया। उसके बाद में उसके साथ में प्राइमर की एनिलिंग की, प्राइमर एनिलिंग के बाद में डीएनटीपीज डाले, 2 मिनट तक का वेट किया। उसमें उसने क्या किया कि अपना पूरा साइकिल रिपीट कर दिया 2 मिनट में और डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिए, यानी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वापस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में चेंज हो गया। ये इस तरीके का डीएनए बन गया है। मतलब इसका एम्प्लीफिकेशन हो गया, एक डीएनए से इसके 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गए हैं। तो ये पीसीआर के द्वारा एम्प्लीफिकेशन होता है। अब आपको मैं बताती हूं कि इनका एक्सटेंशन जो रिपीटेड साइकिल में होता है वो किस तरीके से होता है। नोट डाउन कर लिया आपने इस सपोज ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है या डीएनए सेगमेंट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टारगेट डीएनए, टेम्पलेट और वांटेड जीन। वांटेड जीन का मतलब क्या है कि इसमें एक कोई ऐसी सीक्वेंस है जो हमको क्लोन करनी है, जिसका एम्प्लीफिकेशन हमको चाहिए। वो सीक्वेंस सपोज ये है, हमको इसका क्या करना है, पीसीआर करना है। ठीक है, पीसीआर के अंदर क्या होगा, इस टारगेट जीन का जब हम पीसीआर करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले इस स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बनेंगे। ठीक है, ये होगा इसका फर्स्ट साइकिल।
कॉपीज बन गई। ठीक है, अब पीसीआर साइकिल बार बार अपने साइकिल्स को रिपीट करता रहता है। ठीक है, इससे फिर 2 कॉपीज बनी और इससे फिर 2 कॉपीज बनी, तो अब इससे कितनी बन गई? 4 कॉपीज। ठीक है, अब इनसे फिर 2 कॉपीज बनी, इससे फिर 2 कॉपीज बनी, इससे फिर 2 कॉपीज बनी, इससे फिर 2 कॉपीज बनी। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल में इनसे फिर 2 कॉपीज बनी, इससे फिर बनी, इससे फिर बनी, मतलब ये कैसे? फिर 8 कॉपीज बनी, फिर 16 बनी, फिर 32 बनी, फिर 68 बनी। इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन होते 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 इस जीन की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बन जाती है। ये है एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ टारगेट जीन डीएनए सेगमेंट। ठीक है, सपोज ये 35 साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं इसके, देन 40th साइकिल तक ये फिर एम्प्लीफाई करती रहेगी और 1 बिलियन कॉपीज दे देगी। अब आप लोग सोचिए 2 मिनट के अंदर किसी भी डीएनए के 40 साइकिल्स रिपीट हो जाना एक छोटी सी ट्यूब के अंदर, वो टेक्निक क्या कहलाती है? पीसीआर टेक्निक। इन सारे के अंदर वो जीन प्रेजेंट है जो हमारे लिए टारगेट जीन है। मतलब डीएनए का हर एक साइकिल फिर से एम्प्लीफिकेशन के लिए तैयार हो जाएगा और अपने आप से 2 स्ट्रैंड बनाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम करेंगे यूज ऑफ पीसीआर। बोलिए। एम्प्लीफाई 1 बिलियन कॉपीज, मतलब इसकी जब तक 40th साइकिल कंप्लीट होगी तब तक ये डीएनए की एम्प्लीफाई करके 1 बिलियन कॉपीज बना चुके होंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं हमने एक सिंगल डीएनए का फ्रेगमेंट लिया था, उससे 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8, 8 से बने 16, 16 से बने 32, 32 से बने 64, 64 से फिर आगे नेक्स्ट मल्टीप्लाई होते 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 जब तक इसका 40th साइकिल आएगा तब तक ये अराउंड 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए बना देता है। ये होता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए।
अब इनके एम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, किसी डीएनए की लेंथ ज्यादा होती है, किसी डीएनए की कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा होती है, किसी की छोटी होती है। इसको अकॉर्डिंग टू लेंथ स्टडी करने के लिए हम इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, इसकी ब्लॉटिंग करते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग, ये स्पेशली डीएनए के लिए यूज की जाती है। डीएनए के लिए जो यूज की जाती है ब्लॉटिंग, उसको सदर्न बोलते हैं। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो आरएनए की स्टडी के लिए यूज की जाती है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो प्रोटीन के लिए, और एसडीएस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी प्रोटीन के लिए। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस चेंबर है। यहां पे प्लेट लगी रहती है जिसपे हम या तो अगारोस को मेल्ट कर देते हैं, यानी कंटिन्यूअस जैसे हम स्लाइड बनाते हैं वैसे उसकी स्लाइड बना लेते हैं। अदरवाइज इसके अंदर छोटे छोटे वेल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें हम उस जेल को भर लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमें ब्लॉटिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, यहां पे अगारोस जेल प्लेट है ये, इस पे हम डीएनए जो कि हमने एम्प्लीफाई किए हैं उनको डाल देते हैं, या जो भी हमारा सैंपल डीएनए है उसको हम देते हैं, जिसका कि हमें इलेक्ट्रोफोरेसिस करना है। डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है, प्लस माइनस इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं। जो सॉल्यूशन भरा है वो बफर सॉल्यूशन हो सकता है, पीईजी हो सकता है। पीईजी का मतलब है पॉलीइथाइल ग्लाइकॉल। CaCl2 हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही इस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट को डाला जाएगा, डीएनए स्ट्रैंड क्या करेंगे, start to set according to length। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंथ का मतलब क्या है, सपोज ये प्लेट ऐसे स्टडी करें हम, इसके
अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड सेट होंगे, ये सबसे छोटा, वो इससे बड़ा, फिर 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 इससे भी बड़ा, फिर इससे बड़ा। इस तरीके से डीएनए स्ट्रैंड सेट होते जाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। ठीक है, इसको हम यूवी लाइट में देखेंगे। इस प्लेट को हम यूवी लाइट में रखेंगे, तब हमको डीएनए फ्रेगमेंट सेट हुए दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ। जो भी हमने डीएनए फ्रेगमेंट इसमें डाले थे, उसमें किसकी लेंथ कैसी है, वो हमको इसके अंदर दिखाई देगा। ठीक है, ये डीएनए अपनी अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। ये हुई सदर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब क्या, डीएनए फ्रेगमेंट को इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर में डाल दे और उसके बाद में उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाली जाए, तो डीएनए उस प्लेट पर अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ सेट कर देंगे। जैसे हम क्लास के अंदर कहते हैं अधिकतर कि जो लंबा बच्चा है वो थोड़ा पीछे बैठे, जो थोड़ा कम लंबा है वो थोड़ा आगे बैठे, उसी तरीके से ये भी डीएनए अपने आप को उसी सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। जिसका एम्प्लीफिकेशन ज्यादा हुआ है, जिसका लंबा स्ट्रैंड है, वो नीचे आएगा, जो कम है, जिसकी लेंथ कम है, वो ऊपर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ सेट हो जाएंगे। यूज ऑफ पीसीआर, क्या क्या यूज होंगे पीसीआर के, बता सकते हैं आप लोगों में से कोई? पीसीआर क्या यूज आता है? पेज मत चेंज कीजिए, जो आपको याद है वो बताइए। बताइए, वो रिपीट कीजिए। देखिए, पीसीआर पहला यूज टू ट्रीट genetically transferred disease. Second use, other viral disease like AIDS, म्यूटेशन स्टडी, किसी भी जीन में अगर म्यूटेशन है तो उसकी स्टडी से पता चल जाता है, एम्प्लीफिकेशन करने से। फॉर एम्प्लीफाइंग पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस ट्यूमर, कैंसर, एबनॉर्मल एक्टिविटीज एंड इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन डायग्नोसिस। ठीक है, हमारी बॉडी में अगर कोई ट्यूमर सेल है, कोई कैंसरस सेल है, कोई एब्नॉर्मल एक्टिविटीज करने के लिए कोई जीन है, या हमारी बॉडी के अंदर कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम पीसीआर की मदद से डायग्नोज कर सकते हैं।
शॉर्ट टाइमर साइकिल मतलब बहुत कम समय में इसका रिपीटिशन हो सकता है, बहुत कम समय में हम इसकी स्टडी कर सकते हैं, इसीलिए इसको शॉर्ट टाइमर साइकिल कहते हैं। जीन थेरेपी, जीन थेरेपी क्या है बता सकते हैं आप लोगों में से कोई मुझे? क्या है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी जो है क्या है बताइए, जल्दी बताइए। जीन थेरेपी to treat and prevent gene which is responsible for disease, any mutation, any abnormal एक्टिविटीज। ठीक है, जीन थेरेपी का मतलब है कोई ऐसा जीन जो हमारी बॉडी में कोई म्यूटेशन क्रिएट कर रहा है, कोई डिजीज क्रिएट कर रहा है, कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज क्रिएट कर रहा है, उस जीन को रोक देना या उसका इलाज करना, उसको ट्रीटमेंट देना जीन थेरेपी में आता है। जीन क्या होते हैं? जीन हैज एनकोडिंग सीक्वेंस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। जीन के पास में कोई कोडिंग होती है जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, और जीन कहां पे पाए जाते हैं? लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, जीन कहां पे पाए जाते हैं? जीन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। जीन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की सीक्वेंस होती है जिसके द्वारा वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, एंजाइम एक्टिवेट करते हैं, और वो अगर उनमें कोई म्यूटेशन है, कोई डिजीज कॉज करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल जीन है, जैसे ऑन्कोजीन है, ऑन्कोजीन हमारी बॉडी में रहता है, क्या कॉज करता है वो? कैंसर। ठीक है, तो अगर ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो चुका है और कैंसर के लिए वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम उस जीन को या तो ट्रीटमेंट दे दें, उसको बाहर निकाल दें हमारी बॉडी से, या उस जीन को ऑन्कोजेनेसिस एक्टिवेशन से रोके, वो कहलाएगी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी कितने टाइप्स की होती है? म्यूटेशन एंड एबनॉर्मल एक्टिविटीज। टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। टू टाइप्स, सोमेटिक सेल देन जर्म सेल। जर्म सेल का मतलब है
एग एंड स्पर्म एंड सोमेटिक सेल का मतलब है एनी सोमेटिक सेल ऑफ आवर बॉडी लाइक लीवर, लंग्स। ठीक है, टाइप ऑफ जीन थेरेपी दो तरीके की होती है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। या तो हम जीन को जो सोमेटिक सेल में है उसको वहां से निकाल दे तो सोमेटिक सेल थेरेपी हो जाएगी। जर्म सेल का मतलब जो भी हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो एग में होता है या स्पर्म में होता है, तो उसके अंदर हम उस जीन को या तो आर्टिफिशियली हम डाल दें या उसको वहां से रिमूव कर दें। जो मेथड होगा वो क्या होगा? पहला मेथड जो कॉमनली यूज होता है, कॉमनली यूज मेथड क्या है? रिमूवल ऑफ जीन which is responsible for disease। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? रिप्लेसमेंट ऑफ जीन बाय रिप्लेसमेंट ऑफ जीन which is responsible for disease, mutation by introducing new gene। ठीक है, पहला मेथड जो डिजीज कॉज कर रहा है उस जीन को निकाल दिया जाए। ठीक है, दूसरा क्या हुआ? रिप्लेसमेंट ऑफ जीन। रिप्लेसमेंट ऑफ जीन मतलब हमें पता है कि ऑन्कोजीन अगर डिजीज कॉज कर रहा है ह्यूमन के अंदर, हम उसको निकालना नहीं चाहते तो हम कोई ऐसा जीन डाल देंगे जो ऑन्कोजीनेसिस को रिप्लेस कर देगा, उसको वहां से हटा देगा। ठीक है, then deactivation of gene by इम्यूनोलॉजिकल ट्रीटमेंट। डीएक्टिवेशन ऑफ जीन मतलब हम ना तो उस जीन को हटा रहे हैं, ना ही उस जीन को निकाल रहे हैं, ना ही उसके लिए कोई दूसरा जीन डाल रहे हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? कोई एंटीबायोटिक्स या कोई ऐसा सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं जो उस जीन के लिए डीएक्टिवेशन का काम करेगा। मतलब कोई ऐसा मटेरियल हम अपनी बॉडी में लेंगे या कोई एक्टिवेट एंटीबायोटिक सॉल्यूशन या ड्रग्स हम खाना शुरू करेंगे जिससे हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज रिएक्शन होना शुरू होगी, सिंथेसिस होना ज्यादा होगा और वो उस जीन को डीएक्टिवेट करने के लिए हमारी बॉडी में फाइट करेगा। ठीक है, ये तीन तरीके होते हैं जीन के लिए, लेकिन अधिकतर जो यूज करते हैं वो रिप्लेसमेंट या रिमूवल यूज करते हैं, क्योंकि डीएक्टिवेशन हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए वो डीएक्टिवेट हो जाए, लेकिन जैसे ही उस इम्यूनोलॉजिकल सब्सटेंस का, उस एंटीबायोटिक का काम खत्म हो या उसका इफेक्ट खत्म हो, वो जीन फिर से डीएक्टिवेट हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, या तो उस जीन को रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह दूसरा जीन डाल देते हैं, और नहीं तो हम क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल जीन है उसी के जैसा दूसरा जीन डाल देते हैं, वो जीन वहां पे जाकर अपनी जगह बना लेता है और उस रिस्पॉन्सिबल जीन को बॉडी के जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी क्रोमोसोम होता है, वहां से रिप्लेस कर देता है। इसका मतलब उसकी सीक्वेंस वहां से हट जाती है, तो वो जीन डिजीज कॉज नहीं कर पाता है।